ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 1 पार्ट 2 स्वरूप और कार्य पद्धति। युग निर्माण योजना की दिशा एवं कार्य पद्धति इस पुस्तक में स्पष्ट हैं। इसके सदस्य 4 प्रकार के हैं। 1. सहायक सदस्य, जो इस विचारधारा में रुचि रखते हैं, उसका साहित्य पढ़ते हैं, समर्थन करते हैं और यथाशक्ति सहयोग करते हैं। 2. सक्रिय सदस्य, जो प्रतिदिन 1 घंटा समय और 20 पैसा नित्य देकर उससे अपने क्षेत्र में नवनिर्माण विचारधारा का प्रसार करते हैं। 3. कर्मठ कार्यकर्ता, जो शरीर और परिवार के लिए 20 घंटे मात्र देते हैं और शेष 4 घंटे युग परिवर्तन आंदोलन के लिए समर्पित करते हैं। साथ ही महीने में 1 दिन की आजीविका भी उसी प्रयोजन में लगाते हैं। 4. लोक सेवी वानप्रस्थ, जिन्हें पारिवारिक उत्तरदायित्वों से मुक्ति मिल गई है और जो अपना पूरा समय अवैतनिक रूप से नवनिर्माण कार्यक्रमों में नियोजित किए रहते हैं। उपर्युक्त 4 प्रकार के सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर इन दिनों लगभग 24 लाख हैं। उनमें से प्रत्येक का प्रयास यह रहता है कि उसके सेवा संपर्क कार्य क्षेत्र से कम 10 नए व्यक्ति उसी के जैसे और भी निकलें। इस प्रकार मिशन का कार्य क्षेत्र दिन दिन आगे ही बढ़ता चला जा रहा है और साहसी मनुष्यों की कार्यकर्ताओं की संख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है। आत्मनिर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण की त्रिविध कार्य पद्धति इस मिशन की है। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज की अभिनव रचना के इर्द गिर्द मिशन के सारे प्रयास घूमते हैं। राजनैतिक क्रांति इस देश में हो चुकी। आर्थिक क्रांति के लिए राजनेता प्रयत्नशील हैं। प्रगति का सर्वांगीण प्रयोजन पूरा करने वाली 3 क्रांतियां अभी शेष हैं। वे जब तक पूरी न होंगी, हम संकटों से पार न हो सकेंगे। बौद्धिक क्रांति, नैतिक क्रांति एवं सामाजिक क्रांति की 3 आवश्यकताएं ऐसी हैं जिनके बिना उज्जवल भविष्य के स्वप्न साकार न हो सकेंगे। चरित्रवान व्यक्ति ही
किसी राष्ट्र की वास्तविक संपदा हैं। विवेकशीलता, न्याय निष्ठा और निष्पक्ष चिंतन से ही विकृतियों का झाल झंझाल कटता है। व्यक्तिगत स्वार्थों का उत्सर्ग सामाजिक प्रगति के लिए करने की परंपरा जब तक प्रचलित न होगी, तब तक कोई राष्ट्र सच्चे अर्थों में सामर्थ्यवान नहीं बन सकता है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर यह भावनात्मक नवनिर्माण का सर्वतोमुखी अभियान चल रहा है। इसकी प्रचारात्मक, रचनात्मक और संघर्षात्मक शतसूत्री गतिविधियों का यही प्रयोजन है। भारत की 80% जनता देहातों में रहती है। यहाँ अशिक्षितों की संख्या 77% है। यही है भारत का असली स्वरूप, असली बहुमत। इसका बौद्धिक स्तर दैनिक कामकाज में थोड़ा ऊंचा उठता है तो वह धर्म परंपरा का ही क्षेत्र है। हमें जो कुछ भी इस बहुमत से कहना है वह उनके बौद्धिक स्तर से तालमेल मिलाते हुए ही कहना चाहिए, तभी उसे ठीक तरह समझा और हृदयगम किया जा सकेगा। गांधी जी अपनी जनता का मनः स्तर जानते थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में धार्मिकता का समावेश किया। राम राज्य, धर्म राज्य, गौ रक्षा, राम धुन, सत्य, अहिंसा आदि को प्रधानता दी और स्वयं एक संत के रूप में जनता के सामने आए। यदि आंदोलन इस स्तर का न रहा होता तो कदाचित ही इतना लोकप्रिय होता। अभी भी जनमानस उसी स्तर का है। यदि स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत आवश्यक परिवर्तन अभिष्ट हो तो जनमानस का स्तर समझते हुए ही दूरदर्शितापूर्ण कार्य पद्धति अपनाई जानी चाहिए। युग निर्माण योजना का प्रयास इसी स्तर का है। फलस्वरूप उसे लगभग गांधी जी के आंदोलन जैसी ही सफलता भी मिल रही है। उसका विश्वास है कि यदि धर्म क्षेत्र में लगी हुई श्रम, समय, मनोयोग, धन, श्रद्धा जैसी संपदाओं को नवनिर्माण के लिए प्रयुक्त किया जा सके तो उज्जवल भविष्य के स्वप्नों को साकार कर सकना तनिक भी कठिन न रह जाएगा। युग निर्माण योजना संगठन संस्थाओं जैसा नहीं, परिवार स्तर का है। केंद्र से प्रेरणा भर दी जाती है। कार्यकलाप की पूछताछ, नैतिक प्रोत्साहन, मार्गदर्शन भर मिलता है। अन्य कोई नियंत्रण शाखा संगठनों पर नहीं है। सदस्य गण अपना स्थानीय संगठन बनाते हैं। एक कार्यवाहक मात्र नियुक्त करते हैं और बिना पदों की आपाधापी किए निर्धारित सेवा साधना में संलग्न रहते हैं। यही प्रक्रिया अब तक संस्था संगठनों में चलने वाली खींचतान से बचाए रही है और आशा की जानी चाहिए कि बिना अंतर द्वंद्वों में उलझे यह परिवार
निर्धारित लक्ष्य की दिशा में शांति और उत्साह के साथ अग्रगामी होता चला जाएगा। इन दिनों हजारों शाखाओं में संगठित लाखों सदस्यों का यह युग निर्माण परिवार अपने ढंग से जनमानस का परिष्कार करने की दिशा में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। उसका प्रचार तंत्र जितना प्राचीन है उतना ही अर्वाचीन भी। आयोजित गायत्री यज्ञों के धर्मानुष्ठानों में जनता श्रद्धा और उत्साह पूर्वक भाग लेती है। सम्मिलित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को देव दक्षिणा देने के लिए तैयार किया जाता है। देव दक्षिणा के दो पक्ष हैं। एक, अपने वर्तमान दोष दुर्गुणों में से कम एक का संकल्प पूर्वक त्याग और एक सद्गुण को दृढ़ता पूर्वक अपनाने का व्रत धारण। इस प्रकार अब तक लाखों व्यक्तियों ने यज्ञीय परंपरा अपनाकर वैयक्तिक और सामाजिक जीवन में उत्कृष्टता की स्थापना की है। गायत्री यज्ञों के साथ जुड़े हुए व्यवस्थित युग निर्माण सम्मेलनों द्वारा जनमानस में उस दृष्टिकोण को उतारने का प्रयत्न किया जाता है जिसके आधार पर मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण संभव हो सके। युग निर्माण योजना द्वारा प्रचलित संस्कारों आयोजनों की प्रक्रिया परिवार निर्माण की दृष्टि में अतीव महत्वपूर्ण पद्धति है। गर्भवती का पुंसंवन संस्कार सारे परिवार को यह सिखाता समझाता है कि निकट भविष्य में घर आने वाले शिशु को सुसंस्कृत बनाने के लिए परिवार का वातावरण किस स्तर का बनाया जाए और उसके लिए क्या किया जाए। नामकरण संस्कार के समय शिशु के शारीरिक मानसिक विकास की समग्र शिक्षा दी जाती है। अन्नप्राशन के समय संतुलित आहार और ईमानदारी से उपार्जित अन्न के लाभ एवं प्रयोग समझाए जाते हैं। मुंडन संस्कार के समय मानसिक विकास की रीति नीति पर सांगोपांग प्रकाश डाला जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर पशु प्रवृत्तियां त्यागने और मानवीय कर्तव्यों को हृदयगम तथा चरितार्थ करने वाला द्विजत्व व्रत धारण कराया जाता है। विवाह संस्कार के समय दाम्पत्य कर्तव्यों तथा पारिवारिक कर्तव्यों के निर्वाह का स्वरूप सिखाया समझाया जाता है। वानप्रस्थ संस्कार के द्वारा वह साहसिक कदम उठाया जाता है जिसके अनुसार व्यक्ति अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व पूर्ण करने के उपरांत समाज की अवैतनिक सेवा करते रहने की साधना अपनाए। जन्मदिन पर शेष जीवन के सदुपयोग की योजनाएं बनती हैं और विवाह दिन मनाने की परिपाटी दाम्पत्य जीवन में नई उमंगों और नई गतिविधियों का सृजन करती हैं। मृतक श्राद्ध संस्कार में पूर्वजों की उपार्जित संपदा का एक बड़ा भाग लोक मंगल के लिए लगाने के लिए कहा जाता है ताकि उस पुण्य से स्वर्गीय आत्मा को अधिक शांति मिल सके। पर्व त्योहारों में समाज निर्माण की
असीम प्रेरणाएं भरी पड़ी हैं। यदि उन्हें सामूहिक रीति से सामाजिक सम्मेलनों के रूप में मनाया जा सके तो जनसाधारण को वह दिशा मिल सकती है जिस पर चलते हुए समाज उत्कर्ष का प्रयोजन पूरा हो सके। बसंत पंचमी शिक्षा प्रसार की, होली प्रेम मिलन की, राम नवमी मर्यादा पालन की, गंगा दशहरा आत्म परिष्कार की, श्रावणी पाप प्रायश्चित की, विजयादशमी शक्ति संवर्धन की, दीपावली धन उपार्जन एवं सदुपयोग की, गीता जयंती कर्म योग की प्रेरणाओं से ओतप्रोत हैं। इन उत्सवों को धर्म श्रद्धा के वातावरण के साथ साथ उनके मूल प्रयोजनों को जनमानस में उतारने के लिए भली भांति प्रयुक्त किया जा सकता है। युग निर्माण योजना इसके सफल प्रयोग कर रही है। हजारों शाखाएं कम से कम 6 पर्व हर वर्ष मनाती हैं। इस प्रकार प्रायः 20-25 हजार छोटे से सम्मेलन देश भर में होते हैं। हर सम्मेलन में 500 की उपस्थिति का औसत माना जाए तो करोड़ों व्यक्तियों को नवनिर्माण मिशन की प्रेरणा मिलती है। गायकों और वक्ताओं को इन आयोजनों की पूर्ति के लिए प्रशिक्षित करना पड़ता है। हर शाखा को 4-6 गायक वक्ता तो मिशन के अनुरूप बोलने के लिए तैयार करने ही पड़ते हैं। उनकी संख्या सहज ही 20-25 हजार हो गई है। इतने प्रशिक्षित उद्बोधक शायद ही किसी अन्य संगठन के पास हों। गीता कथा, रामायण कथा, भागवत कथा, सत्यनारायण कथा, प्रज्ञा पुराण कथा जैसे आयोजन दीप यज्ञ के साथ इस अभिनव पद्धति से संपन्न किए जाते हैं कि पौराणिक उपाख्यानों, प्रसंगों, संवादों के साथ आज की वैयक्तिक एवं सामाजिक समस्याओं को जोड़ा जा सके और उनका समाधान सुझाया जा सके। उपर्युक्त कथाओं के साप्ताहिक आयोजनों को तो एक प्रकार के शिक्षण शिविर ही कहा जा सकता है। लोक शिक्षण के साथ साथ लोक निर्माण की पद्धति सिखाना ही नहीं, उसे कार्यान्वित करने का व्यावहारिक स्वरूप भी इन्हीं दिनों समझा दिया जाता है। शाखाएं प्रायः अपने वार्षिकोत्सव इसी सप्ताह आयोजनों की पद्धति से मनाती हैं, जो आकर्षक भी रहते हैं और सफल भी सिद्ध होते हैं। धर्म मंच के माध्यम से हिंदू समाज में एक प्रकार से समग्र क्रांति जैसी हलचल उत्पन्न हो रही है। अब अगला कदम ठीक इसी आधार पर मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, पारसी आदि धर्मों की मान्यताओं तथा परंपराओं को प्रगतिशील दिशा में अग्रसर करने की दिशा में उठाया जा रहा है। आशा की जानी चाहिए अब तक परस्पर लड़ने और विषाक्त वातावरण बनाने वाले धर्म संप्रदाय भविष्य में एक दूसरे के पूरक सहयोगी बनकर विश्व बंधुत्व की भावनाएं विकसित करेंगे। वैयक्तिक सद्भावनाओं एवं सामाजिक
सत्प्रवृत्तियों के अभिवर्धक सहायक बनेंगे। युग निर्माण योजना का लक्ष्य वैयक्तिक जीवन में शुचिता, पवित्रता, सच्चरित्रता, समता, उदारता, सहकारिता उत्पन्न करना है। यह मिशन सामाजिक जीवन में एकता और समता की स्थापना के लिए व्यग्र हैं। इस संसार में एक राष्ट्र, एक धर्म, एक भाषा, एक आचार रहें। जाति और लिंग के आधार पर मनुष्य मनुष्य के बीच कोई भेदभाव न रहे। हर व्यक्ति को योग्यतानुसार काम करना पड़े, आवश्यकतानुसार गुजारा मिले। धनी और निर्धन के बीच की खाई पूरी तरह पट जाए। न केवल मनुष्य मात्र को वरन अन्य प्राणियों को भी न्याय का संरक्षण मिले। दूसरों के अधिकार को, अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति हर किसी में उगती रहे। सज्जनता और सहृदयता का वातावरण विकसित होता चला जाए, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने में युग निर्माण योजना प्राणपण से प्रयत्नशील हैं। पार्ट 2 समाप्त।